नमस्कार, मैं पंकज चौधरी सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे भारत की नदियों में। और कल हम लोग देख चुके हैं पिछले वाले में सिंधु, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, गंगा, यमुना, चंबल तक देख चुके हैं। तो चंबल के बाद की नदियों को आज हम लोग विस्तार से जानेंगे, ठीक ना। तो देखते हैं इसके बाद कौन कौन सी नदियाँ हैं, क्या हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। अगली नदी है हमारी रामगंगा। कौन सी? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी का जो उद्गम क्षेत्र है ये नैनीताल के समीप है। नैनीताल के समीप आपका एक जगह है, आपका मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग में। और इसका जो संगम है कन्नौज नदी, इसका जो संगम है कन्नौज नदी में इसका संगम होता है। ये नैनीताल आपको उत्तराखंड में पढ़ना चाहिए, ठीक ना। यह इसका उद्गम है और इसका संगम है, ठीक ना। अब इसके बाद आगे चलेंगे। इसकी कुल लंबाई 696 किलोमीटर है, ठीक ना। 696 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और एक नदी है खोन, ये इसकी सहायक नदी है। कैसी नदी है? सहायक नदी है रामगंगा का। चलिए, इसके बाद अगली नदी है हमारी शारदा, ठीक ना। अगली नदी है शारदा, ठीक है। शारदा नदी में आप देखेंगे इसे काली गंगा भी कहते हैं, काली गंगा नदी भी कहते हैं, ठीक ना। और साथ ही साथ कुमायूं हिमालय का मिलाम ग्लेशियर है। कहाँ पे? कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय का मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर ना, ठीक है। आप समझेंगे कुमायूं जैसे उत्तराखंड में है, ठीक ना। इधर गढ़वाल है, नीचे कुमायूं है, तो गढ़वाल और कुमायूं को मिलाकर उत्तराखंड का निर्माण होता है। तो ये कुमायूं हिमालय में शारदा नदी है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये बहराम घाट के पास घाघरा नदी में संगम बनाती है। इसका संगम कहाँ है? घाघरा नदी में, ठीक ना। घाघरा नदी में संगम बनाती है। 602 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, 602 किलोमीटर, ठीक ना। आपका ये शारदा नदी का आपकी कुल लंबाई हो जाती है, ठीक ना। इसकी सहायक नदियों में शर्मा, लिसार, इसकी सहायक नदियाँ क्या है? शर्मा है, लिसार है, सरयू। सरयू को पूर्वी रामगंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एक और नदी है चौकिया, ये भी इसकी सहायक नदी है। चलिए, इसके बाद अगली नदी है हमारी घाघरा, ठीक ना। अगली प्रमुख नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी के बारे में हम लोग देखेंगे, इसको करनाली या कोरियाला नदी भी कहते हैं, ठीक ना। करनाली या कोरियाला नदी भी कहते हैं। साथ ही साथ नेपाल में तकलाकोट से ये इसका उत्पत्ति होती है। नेपाल में तकलाकोट के पास एक ग्लेशियर है, आपका इसका नाम हो गया मकसातुंग, मकसातुंग ग्लेशियर। तो यहाँ से इसकी उत्पत्ति हो रही है। और ये सारण तथा बलिया जो ज़िला है, ठीक ना, यहाँ पे सीमा बनाती है। ये सारण इस तरफ है, इधर है बलिया, ये उत्तर प्रदेश, ये है बिहार। बीच से सारण नदी इस तरह से सीमा बनाती है, यहाँ पे बहती है, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है, ठीक है। 1080 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और साथ ही साथ ये आगे जो सारण, इसके बाद यहाँ जो है गंगा नदी है, गंगा नदी में घाघरा नदी मिल जाती है, ठीक ना, इस चीज़ को। अब यहाँ शिवालिक को पार करते समय ये शीश पानी नामक 180 मीटर गहरा खड्डा का निर्माण करती है। जब यह घाघरा नदी नेपाल वाले इलाके में पार करती है तो वहाँ एक है शिवालिक श्रेणी,
ठीक ना। शिवालिक श्रेणी में शीश पानी, ठीक ना, एक गहरा खड्डा का निर्माण करती है, ठीक ना। ये नीचे से बहती है जो करीब 180 मीटर गहरी खड्डा है, ठीक ना। इसके बाद इसमें हम देखेंगे इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें आपको घाघरा, चौकिया और छोटी गंगा, इसकी सहायक नदियों में आती है चौकिया, ठीक है। चौकिया के अलावा छोटी गंगा, ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए अब आगे देखेंगे घाघरा नदी के आगे। चलिए घाघरा नदी के आगे है हमारी गंडक नदी, ठीक ना। गंडक नदी, गंडक नदी को नेपाल में आपको शालिग्राम भी कहा जाता है। इसकी एक नाम है शालिग्राम और इसका मैदानी भागों में नेपाल के इसका नाम है नारायणी, ठीक है, नारायणी नाम है। ये पहाड़ी इलाकों में, ये आपको मैदानी इलाकों में नारायणी नाम है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति नेपाल से ही है और ये पटना के समीप गंगा में मिलती है। ये जो है संगम गंगा नदी में बनाती है, ठीक है। ये भारत में कुल 425 किलोमीटर इसकी बहाव है, ठीक ना। इसकी लंबाई हो गई और साथ ही साथ इसकी सहायक नदियों में काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा है, ठीक ना। काली गंडक और एक है त्रिशूली गंगा, ये दोनों नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ गोल गोल पत्थर मिलते हैं उनको शालिग्राम कहते हैं। गोल गोल सुंदर सुंदर जो पत्थर मिलते हैं उनको शालिग्राम, ये गोल गोल जो पत्थर है, ठीक ना। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुने हो तो उसमें जो ठाकुर जी रहते हैं उनको शालिग्राम कहा जाता है, ठीक ना। तो ये कुछ कुछ वैसे ही है। चलिए अगली नदी है कोसी नदी, ठीक ना। अगली नदी है हमारी कोसी, ठीक है। कोसी नदी के बारे में हम लोग देखेंगे। ये गोसाई थान चोटी में, गोसाई थान चोटी है नेपाल में, ठीक ना। नेपाल में इसकी उत्पत्ति होती है और ये गंगा नदी में संगम बनाती है, गंगा नदी में संगम बनाती है। इसे उत्तरी बिहार का शोक भी कहते हैं, उत्तरी बिहार का शोक भी कहते हैं। कारण ये है कि नेपाल पहाड़ी क्षेत्र है और बिहार मैदानी क्षेत्र है। जैसे समतल ज़मीन पे एक बाल्टी पानी डाल दीजिएगा तो पानी पूरा पसर जाएगी, फैल जाएगी। तो उसी तरह से जब से ये बिहार की तरफ आती है कोसी नदी, तब पानी जो है पूरा फैल जाती है। वहाँ कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है कि कोसी का पानी को नहरों के द्वारा, अलग अलग चैनल के द्वारा उत्तर बिहार में पूरी तरह से वितरित कर सके। तो पूरा पानी फैल जाती है, ठीक ना, निकलने का जगह नहीं है, इसलिए वहाँ बाढ़ आती है, ठीक ना, ये चीज़। और चूँकि प्लेन इलाका है तो डैम वैम बनाना संभव नहीं है। डैम बनेगा तो नेपाल की तरफ बनेगा, नेपाल की तरफ बनेगा तो डैम बनाने से हज़ारों समस्याएं होती हैं। बिजली तो पैदा होती है लेकिन जो पहाड़ों पे रह रहे हैं 15-20 हज़ार गाँव उजड़ जाएंगे, ठीक ना। कोसी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा वेग है, ठीक ना। तो कहीं भी डैम बनता है तो वहाँ पे रहने वाले जो पहाड़ी लोग हैं, कम से कम उनके गाँव, घर, खेत, खलिहान सब के सब डूब जाएंगे। तो ये डैम बनाने में एक तो पैसा खर्चा होता है, दूसरा विस्थापन की समस्या, लोगों का आंदोलन, इसलिए नेपाल में ये चीज़ बन नहीं पा रहा है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नेपाल की ये कोसी नदी की कुल जो इसकी लंबाई है 730 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी जो मुख्य धारा है अरुण नदी है, ठीक ना। मुख्य धारा जो है अरुण नदी है, ये मुख्य धारा है। और कोसी एक इस तरह से सहायक नदी है, ठीक ना। ये कोसी एक सहायक नदी है, ठीक ना। अब यहाँ पे तिब्बत में इसी को आपको पंगचू कहते हैं, कोसी इसको क्या कहते हैं, पंगचू, ठीक ना। ये चीज़ इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसमें अभी इसकी जो सहायक नदियाँ हैं कोसी की, ठीक ना, इसमें आपको आएंगे कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से मिलती हैं। तो इसकी सहायक नदी में यारू, ठीक ना, सुन, कोसी, इंद्रावती,
यारू, सोनकोसी, इंद्रावती, लिखू, ठीक ना। इसके अलावा दूध कोसी, भोट कोसी, तांबा कोसी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। इस साइड से आकर इसमें इसका पानी इसमें मिलती है, ठीक ना। ये चीज़ को समझ लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट नदी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अगली जो नदी है कोसी के बाद बेतवा या वेत्रवती, बेतवा या वेत्रवती नदी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपका विंध्याचल पर्वत है, ठीक ना। विंध्य पर्वत जो एमपी में है, ठीक ना, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है, रायसेन जिला है, ठीक ना। ये आपको हमीरपुर के पास यमुना नदी में संगम बनाती है। ये यमुना नदी में संगम बना रही है। साथ ही साथ इसमें हम लोग देखेंगे ये बेतवा नदी के बारे में 480 किलोमीटर इसका सफ़र है। और चूँकि विंध्य पर्वत है तो स्वाभाविक सी बात है ऊपरी मार्ग पर कई प्रकार के झरनों का निर्माण करेगी, ठीक ना। ये विंध्य पर्वत से निकल रही है तो स्वाभाविक सी बात है झरनों का निर्माण करेगी। 480 किलोमीटर इसकी कुल ऊंचाई आती हो गई, क्या बोलते हैं, लंबाई हो गई, ठीक है। अगली नदी की ओर चलते हैं। एक और वीडियो बना देंगे जिसमें कौन सी नदी किस तरफ से निकल रही है, ठीक ना, उसमें आपको अच्छी तरह से बता देंगे। कम से कम भारत की 35-40 जो नदियाँ इंपॉर्टेंट है तो उसका बहाव किस तरफ से है, इस चीज़ को एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं बेतवा के बाद है सोन नदी, ठीक ना। सोन नदी, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। साथ ही साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि ये पटना के समीप गंगा में मिलती है, गंगा में संगम बना रही है, ठीक है। इसके अलावा सोन नदी 780 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई और इसकी जो नर्मदा के समीप, नर्मदा के समीप उद्गम है। यहाँ नर्मदा है, यहाँ कोसी है, ज़्यादा नहीं 50 मीटर का फासला होना चाहिए, ठीक ना, एक ही जगह पे है, ठीक ना। सोन नदी से संबंधित ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं कि तिब्बत में शाम्पू कहते हैं, ठीक ना। तिब्बत में इसका नाम है शाम्पू और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग नदी। तो ये शाम्पू नदी है, ठीक ना, शाम्पू नदी। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे आपका तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर स्थित है चेम युंग डुंग ग्लेशियर, ठीक ना। चेम युंग डुंग ग्लेशियर ये करीब 80 किलोमीटर दूर है मानसरोवर झील से, ठीक है, जहाँ पे कैलाश मानसरोवर ये सब है, ठीक ना, वहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5150 मीटर है, 5150 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है, इसका संगम है बंगाल की खाड़ी खाड़ी। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, ठीक ना। असम के बाद आपका सीधे इस तरफ आ जाती है, आपका क्या बोलते हैं बांग्लादेश में प्रवेश कर देती है, ठीक ना। असम में प्रवेश कर जाती है, ठीक ना, ये चीज़ें। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे इसकी जो लंबाई है करीब 2900 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 2900
किलोमीटर है। ठीक है, जो भारत में लगभग 916 किलोमीटर, मात्र 916 किलोमीटर भारत में पड़ती है टोटल लंबाई, इसकी 2900 में है। तो कुछ आप देखिएगा जहाँ से निकलती है, ये कुछ ऐसे भारत का निर्माण बना लेते हैं, इसे इधर से निकलते हुए नामचा परवा से प्रवेश करती है। ठीक है, एक मैप बना देते हैं, आपको समझ में ज़्यादा बढ़िया से आएगी 2900 किलोमीटर क्यों बढ़ जाती है। ठीक ना, हाँ चलिए एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे, तो मान लीजिए यहाँ से निकलती है, ये ऐसे ऐसे होते हुए बहते हुए यहाँ से प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये आपका तिब्बत के इलाका, तो सोचिए ये पूरा बिहार निर्जन सुनसान इस वाले इलाके से बहते हुए भारत में प्रवेश करती है, इसलिए इसकी लंबाई आपको इस तरफ आपको ज़्यादा मिलती है। ठीक ना, ये चीज़। अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी में समझेंगे, इसकी सहायक नदियाँ अक्सर एग्जामों में आते हैं। ठीक ना, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों में दिबांग, लोहित, कामेंग, दिबांग, लोहित, कामेंग, शुगन, सिरी, मानस, तिस्ता, धनश्री। ठीक ना, इसके अलावा पुथीमारा, पगलडिया, ये सब इसकी नदियों में से हैं, सहायक नदियों में से हैं। अब इसके बाद ठीक ना देखेंगे, अगला है नर्मदा नदी। ठीक ना, अगली नदी है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी जो है विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य में बहती है। ये इस तरह से नदी है, ऐसे बह रही है। ठीक ना, बहाव इस तरफ से है, यहाँ विंध्य पर्वत है और यहाँ सतपुड़ा पर्वत है, ये बीच में इस तरह से बहती है। ठीक ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक एक स्थान है, अमरकंटक, अमरकंटक, तो यहीं से इसका उद्गम होता है। ठीक है ना, इसके अलावा ये जो है लास्ट में खंभात की खाड़ी में, कहाँ पे, खंभात की खाड़ी में ये गिरती है, गुजरात में है। ठीक ना, ये यहाँ पे गिरती है। कुल मिलाकर 1312 किलोमीटर इसका सफ़र है, 1312 किलोमीटर की इसकी सफ़र है। और ये जबलपुर के पास भेड़ा घाट के समीप एक जगह है, जबलपुर के पास भेड़ा घाट में। ठीक ना, कपिल धारा या धुआं धार जल प्रपात का निर्माण करती है। कपिल धारा या धुआंधार, छुआंधार मत समझिएगा, धुआंधार है। ठीक ना, हाँ, तो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। एक और चीज़ है कि नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक ना, नर्मदा नदी एस्चुअरी बनाती है। ठीक ना, डेल्टा नहीं बनाती है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, तो इसको थोड़ा हम समझ लेंगे। ठीक ना, देखिए डेल्टा में जैसे गंगा नदी का उदाहरण देते हैं, ऊपर से बही इधर चली गई यहाँ, तो यहाँ तो वेग तेज है, यहाँ क्या है, तेज है। यहाँ पे मंद होती है, जब मंद होती है तो ये अपनी सारी जो गाद वाद जो भी चीज़ें लाई हैं आज साथ फैला देती है इस तरह से। ठीक ना, ये है डेल्टा, ये है डेल्टा और ये गंगा नदी है। अब नर्मदा का देखेंगे क्या है, नर्मदा दो पहाड़ है, इधर है विंध्य और इधर है सतपुड़ा। ठीक ना, ये रिफ्ट घाटी है, क्या है, रिफ्ट घाटी भी बोलते हैं। बीच से नदी कौन सी है, नर्मदा बह रही है, नर्मदा इस तरह से बह रही है, तो ये रिफ्ट घाटी भी बोला जाता है या रिफ्ट नदी भी बोला जाता है। नर्मदा इस तरह से बह रही है, इस तरफ विंध्य पर्वत है, दूसरी तरफ सतपुड़ा है। जब यह अंतिम में मिलती है, ठीक ना, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, दिखाई ना दे रहा होगा साहब। ठीक ना, जब यहाँ पे ये लास्ट में नर्मदा नदी जो है आपका मिल रही है आगे जाके खंभात की खाड़ी में, तो सीधे मिल जाती है।
ठीक ना। इधर अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर है, ये सीधे इसमें मर्ज कर जाती है, ठीक ना। यहाँ डेल्टा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक ना, क्योंकि तेज धार है। अब तेज धार सीधे यूरोप सागर में मिल जाती है। तो ये क्या है, एस्चुअरी है, एस्चुअरी है, अच्छा ना। ये एस्चुअरी बनाती है, सीधे मर्ज कर जाती है, कोई लफड़ा नहीं है कि डेल्टा बनाएंगे, ऐसा डेल्टा ऐसा क्षेत्र नहीं बनाती, सीधे मर्ज कर जा रही है, तो ये एस्चुअरी है, ठीक ना। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी एस्चुअरी बनाती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब इसके आगे देखेंगे हम लोग, ठीक ना। आगे हम लोग ये है कि यहाँ पे ये रिफ्ट वैली, ये तो मैंने समझा ही दिया। चलिए अगला है ताप्ती नदी, ठीक ना। अगला है ताप्ती नदी, ठीक है। पहला ताप्ती नदी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है मध्य प्रदेश के आपको बैतूल जिले में है, ठीक है, बैतूल जिला मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। ये खंभात की खाड़ी में मिलती है, इसका संगम कहाँ है, खंभात की खाड़ी में। साथ ही साथ इससे हम ये समझ लेते हैं, ठीक ना, इसके बारे में कि 724 किलोमीटर बनाती है, 724 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है, ठीक ना। और साथ ही साथ डेल्टा के बनाए एस्चुअरी बनाती है, ये भी एस्चुअरी बनाती है, ठीक ना। और पूर्णा इसकी सहायक नदी है, पूर्णा क्या है, सहायक नदी है। तो ताप्ती से संबंध में इतना चीज़ें याद रखिएगा। चलिए अगली हमारी इम्पोर्टेंट नदी है महानदी, ठीक ना। अगली जो हमारी नदी है वो है महानदी, ठीक है। महानदी के बारे में हम लोग देखेंगे। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा, ठीक ना, सिहावा है, रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये बंगाल की खाड़ी, इसका संगम कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है, कटक के पास। कटक में सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे, याद रखिएगा। तो कटक के पास इसका आपका संगम है, ठीक ना। इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे महानदी से संबंधित 815 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, 815 किलोमीटर कुल लंबाई है। साथ ही साथ ब्राह्मणी और बैतरणी सहायक नदी है। कौन सी, ब्राह्मणी या बैतरणी इसकी सहायक नदी है, सहायक नदी है, ठीक ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगली नदी है हमारी इम्पोर्टेंट, क्षिप्रा नदी है, ठीक ना। क्षिप्रा नदी अगली इम्पोर्टेंट नदी है। क्षिप्रा नदी इंदौर जिले में काकरी बर्डी नामक पहाड़ी है, ठीक ना। इंदौर जिला है मध्य प्रदेश में, ठीक ना, यहीं से है। और ये जो है संगम बनाती है चंबल नदी में। चंबल क्या है, संगम है, यहाँ पे संगम बनाती है। क्षिप्रा नदी जो है 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक ना। साथ ही साथ आप देखेंगे कि उज्जैन के निकट जो महाकालेश्वर है, उज्जैन के पास है महाकालेश्वर मंदिर, जहाँ पे 12 वर्षों में कुंभ मेला लगता है, ठीक ना। ये 12 वर्षों में कुंभ मेला उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे ही लगता है। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसे याद रखिएगा। अगला नदी है माही नदी, ठीक है। माही नदी, माही नदी जो है आपका धार जिला मध्य प्रदेश में है, ठीक है।
धार जिला MP में आता है, वहाँ पे है। और अमझोरा में मेहंदी झील है, ठीक ना, यहाँ एक मेहंदी झील है वहाँ से, ठीक ना, एक जगह है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो माही नदी है खंभात की खाड़ी में गिरती है, खंभात की खाड़ी में संगम बना रही है, ठीक ना। और साथ ही साथ 585 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किलोमीटर इसकी लंबाई होगा। इससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि माही नदी में बजाज सागर बांध है, ठीक ना, बजाज सागर बांध है बांसवाड़ा, ठीक ना, राजस्थान। ये बांध कहाँ है? बांसवाड़ा राजस्थान में है, ठीक ना। और साथ ही साथ इसके इम्पोर्टेंट ये चीज़ एक और है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये आज तक एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। कौन सी नदी ऐसी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है। एक और नदी है अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में एक लिम्पोपो है, एक और है जो वहाँ पे मकर रेखा को काटती है। ये सब चीज़ें याद रखा कीजिए कि कौन सी नदी 1 या 2 बार काट रही है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग अगली नदी देखेंगे, लूनी नदी, ठीक ना। लूनी नदी के बारे में जानेंगे। ठीक है, लूनी नदी जो है अजमेर जिले में नाग पहाड़, अरावली पर्वत, ये पुष्कर के समीप 2 धाराएं। तो ये कहाँ है? अजमेर में है। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। यहाँ एक नदी है सरस्वती, ठीक है ना, और दूसरी नदी है सागरमती। इन दोनों जब मन होंगे तो ये होगी लूनी नदी। इन दोनों की सम्मिलित धाराओं को लूनी नदी कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे, ये जो जहाँ सम्मिलित होती है, ये जगह का नाम है गोविंदगढ़, गोविंदगढ़, ठीक ना, ये आपका। अब इसके आगे चलते हैं। ये जो पर्वत है यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, वो तो पूरे राजस्थान में ही फैला हुआ है, वो बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है, ठीक ना, विलुप्त होती है कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है, ठीक है, कुल लंबाई इसकी 320 किलोमीटर है। ये भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, ठीक ना। ये क्या है? अंतर्वाही नदी है, अंतर्वाही नदी, यानी जो इसी देश की सीमा में बहती है, ठीक ना, अपने राज्य की सीमा में बहती है। इसकी जो सहायक नदी है उसमें जोआई, सुकरी, जोजारी। इसकी सहायक नदी में जोआई, सुकरी, जोजारी इसकी सहायक नदियां हैं लूनी नदी की। चलिए और 1-2 की चर्चा करेंगे, उसके बाद ये आज का वीडियो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियो में और नदियों की चर्चा करेंगे, ठीक ना। उसके बाद नदियों से संबंधित एक मैप ब्लैक बोर्ड पे समझा देंगे कि कौन सी नदी किस तरह से उसका डायग्राम है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगली नदी है सोन नदी, ठीक ना। सोन नदी, ये जो सोन नदी है ये उदयपुर जिले के बीछा मेड़ा नामक स्थान पे है, ठीक ना। बीछा मेड़ा है उदयपुर राजस्थान में, ठीक ना। ये बेनेश्वर के समीप माही नदी में मिल जाती है, बेनेश्वर के पास माही नदी में संगम बनाती है, ठीक ना, ये चीज़ें। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसकी जो सहायक नदी है जोखम, गोमती, सारणी। इसकी सहायक नदी कौन है? जोखम, गोमती, सारणी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक ना। अब अगली जो नदी है साबरमती है। अगली नदी कौन सी है?
साबरमती नदी, ठीक ना। साबरमती नदी जो है आपका जय समुद्र झील से निकलती है, जय समुद्र झील से निकलती, जो अरावली पर्वत पर है, अरावली पर्वत पे है, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे कि इस खंभात की खाड़ी में मिलती है, कहाँ मिलती है, खंभात की खाड़ी गुजरात में है ना, यहाँ पे सबमर्ज हो जाती, मिल जाती है, ठीक ना। कुल मिलाकर साबरमती 371 किलोमीटर है, 371 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों का नाम नहीं है। अगला है बनास नदी, ठीक ना। चलिए अगला नदी है बनास या वन की आशा, ठीक है, बनास नदी या वन की आशा, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे कि खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिला राजस्थान, इसकी उत्पत्ति होती है खमनोर पहाड़ियाँ राजसमंद जिला राजस्थान से, और ये संगम बनाती है चंबल नदी में, ठीक है, संगम बनाती है चंबल नदी में, ठीक है। कुल मिलाकर 480 किलोमीटर सफ़र तय करती है, 480 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। और यह एकमात्र नदी है जिसका जन्म मरण जवानी जो भी है राजस्थान में है, एकमात्र राजस्थान में बहने वाली, एकमात्र राजस्थान में बहती है, ठीक ना। इसकी सहायक नदियों में बेड़च कोठारी, सहायक नदियों में बेड़च है, कोठारी है, मानसी है, खारी मोरेल, खारी और मोरेल है, ठीक ना। आज के क्लास में हम लोग इतना ही जानेंगे। कल के क्लास में भारत की अन्य जो नदियां हैं, जिनमें बाणगंगा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा, पेनार, दक्षिणी टोंस, पेरियार, उमीश, हुगली, वैगई, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लगातार जुड़े रहिए। थैंक यू।